हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन पढ़ा था। ध्यान रखना है, हेलो एल्केन का रासायनिक गुण मैंने आपको पढ़ा दिया था। नहीं, यानी हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब हेलो एल्केन के रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद, हेलो एल्केन के रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद यानी रासायनिक गुण के बाद हम लोग को पढ़ना है हेलो एल्केन का भौतिक गुण। नहीं, तो वही हम लोग का आज का टॉपिक है। देख लो, हेलो एल्केन का भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन की बात करें तो सबसे पहले लिखा हुआ है भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। सबसे पहले उनको लिखा हुआ है फिजिकल स्टेट। तो ध्यान रखना है कि जो छोटे हेलो एल्केन होते हैं, जो छोटे हेलो एल्केन होते हैं, जैसे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, नहीं तो मिथाइल लगा हुआ है, ध्यान रखना है। तो छोटे वाले जो हेलो एल्केन होते हैं वो सामान्यतः गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। सामान्यतः किस अवस्था में पाए जाते हैं? गैसीय अवस्था में। और जो उनसे बड़े वाले होते हैं, नहीं जैसे हम लोग बोलते हैं प्रोपाइल ब्रोमाइड, नहीं यानी ब्रोमोप्रोपेन, तो ये लोग या तो द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं या तो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो छोटे छोटे हेलो एल्केन होते हैं वो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, नहीं, और जो बिगर हेलो एल्केन होते हैं वो आपके द्रव्य अवस्था में या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो उसी बात को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप देख लो। लिखा हुआ है मिथाइल क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड क्या है? CH3Cl, ये छोटा हेलो एल्केन है भाई। देखो मिथाइल ब्रोमाइड यानी CH3Br, ये भी छोटा हेलो एल्केन है। ये देखो इथाइल क्लोराइड यानी CH3CH2Cl, और कुछ क्लोरोफ्लोरोमीथेन, नहीं तो क्लोरोफ्लोरोमीथेन का मतलब, तो मीथेन का मतलब होता है एक कार्बन। देखो यहाँ मीथेन लिखा है, तो मीथेन का मतलब एक कार्बन है। क्लोरोफ्लोरो यानी क्लोरीन लगा हो और फ्लोरीन लगा हो, नहीं CF2Cl2। अगर आप इसको लिखते हैं तो क्या लिखिएगा? CF2Cl2 को अगर हम लिखते हैं तो ये क्या है? C है। इस पर दो फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन और ये आपका हो गया दूसरा फ्लोरीन, और इस पर आपका दो क्लोरीन है, Cl और Cl। तो ये आपके दो क्लोरीन यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पर CF2 और Cl2 आपका दिया गया है। अब ये भी जो है किस अवस्था में पाया जाएगा? तो ये भी आपको पाया जाएगा गैसियस स्टेट में पाया जाएगा। ये भी किस स्टेट में पाया जाएगा? तो ये भी आपका गैसियस स्टेट में पाया जाएगा। ये हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो वही बात हमने बताया। फिर यहाँ लिखा हुआ है देखो, बाकी उच्च हेलो एल्केन द्रव या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ध्यान रखना है, बाकी उच्च हेलो एल्केन द्रव या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ये हम लोग को बताया गया। तो उसी बात को मैंने यहाँ लिख दिया है। अगला पॉइंट आता है आपका रंग। रंग का मतलब कलर। तो कलर की बात करें तो हम लोग को यहाँ से कहा जा रहा है कि शुद्ध अवस्था में हेलो एल्केन रंगहीन यौगिक होते हैं, परंतु ब्रोमाइड आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं। ध्यान रखना है, यानी जनरली जो हेलो एल्केन होते हैं ये कलरलेस होते हैं। जनरली जो आपके हेलो एल्केन होते हैं ये आपके कलरलेस होते हैं, ध्यान रखना है। अब हम लोग को ध्यान रखना है कि हेलो एल्केन शुद्ध अवस्था में क्या होते हैं भाई? कलरलेस, रंगहीन होते हैं। लेकिन इसी में आपका देखा जाए तो लिखा हुआ है ब्रोमाइड तथा आयोडाइड। ब्रोमाइड तथा आयोडाइड यानी वैसे हेलो एल्केन जिसमें कार्बन चेन के साथ ब्रोमीन लगा हो, वैसे हेलो एल्केन जिसमें कार्बन चेन के साथ आयोडीन लगा हो, नहीं ये लोग जैसे ही लाइट के कांटेक्ट में आते हैं, प्रकाश के कांटेक्ट में आते हैं, ये कलरफुल हो जाते हैं, यानी कि रंग शो करने लगते हैं। ध्यान रखना है। तो वही लिखा हुआ है देखो, शुद्ध अवस्था में हेलो एल्केन रंगहीन यौगिक होते हैं, परंतु ब्रोमाइड तथा आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं। प्रकाश के संपर्क में आने पर क्या हो जाते हैं भाई? ये रंगीन हो जाते हैं। ध्यान रखना है। तो ये सब कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस याद रखना है। नहीं कोई पूछता है भौतिक अवस्था, तो बताओ कि छोटे हेलो एल्केन गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, उनसे जो बड़े यानी मिथाइल वाले जो हेलो एल्केन होते हैं वो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, इथाइल प्रोपाइल वाले जो होते हैं वो जनरली द्रव्य अवस्था या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। कोई रंग के बारे में पूछता है तो बताइए कि हेलो एल्केन जो हैं वो जनरली रंगहीन होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता है। लेकिन वैसे हेलो एल्केन जिसमें ब्रोमीन प्रेजेंट होता है या वैसे हेलो एल्केन जिसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है, वो लोग जैसे ही प्रकाश के संपर्क में आते हैं तो वे कलर शो करने लगते हैं। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो वही बात हम लोग को यहाँ से बताया गया है। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट यहाँ से देखें तो हम लोग को सुगंध के बारे में लिखा गया है, स्मेल। नहीं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनेक वाष्पशील हैलोजन युक्त यौगिक सुगंधमय होते हैं, यानी इनका अपना एक
स्वीट स्मेल होता है, ध्यान रखना है। सुगंधमय का मतलब होता है स्वीट स्मेल। ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये स्वीट स्मेल देते हैं, इनका स्मेल अच्छा होता है। हेलोल्केन जो होते हैं, जो वोलेटाइल होते हैं, जो वाष्पशील हैं, वो जनरली स्वीट स्मेल शो करते हैं, ध्यान रखना है। तो वही बात हम लोग को याद रखना है। चलो, अब आता है गलनांक एवं क्वथनांक। तो यही आपका इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बिहार बोर्ड में, वो गलनांक और क्वथनांक पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक समानुपाती होता है आणविक द्रव्यमान के, भाई, आणविक द्रव्यमान, ठीक है। गलनांक एवं क्वथनांक समानुपाती है आणविक द्रव्यमान के। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि जिस हैलो एल्केन का मास ज्यादा होगा, जिस हैलो एल्केन का मास ज्यादा होगा, उसका गलनांक और क्वथनांक सामान्यतः क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है गलनांक एवं क्वथनांक समानुपाती है आणविक द्रव्यमान के, यानी कि आणविक द्रव्यमान ज्यादा तो गलनांक एवं क्वथनांक भी ज्यादा। ये जनरल रूल है जो लागू होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, देखो यहाँ पर CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। तो आप ध्यान से देखोगे तो CH3 सब में कॉमन है, इसमें भी CH3 है, इसमें भी CH3 है, इसमें भी आपका CH3 है और इसमें भी आपका CH3 है। तो CH3 आपको यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। नहीं, डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है? आपका फ्लोरीन है, यहाँ पर आपका क्या है? क्लोरीन है, यहाँ पर आपका क्या है? ब्रोमीन है, और यहाँ पर क्या है? आयोडीन है। यही लोग अलग हैं। मिथाइल तो सब में कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको नहीं देखना है। अलग क्या है? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इसमें आयोडीन जो होता है ये सबसे भारी होता है। आयोडीन जो है ये आपका सबसे भारी होता है, भाई, ध्यान रखना। इसका मॉलिक्यूल, इसका एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा होता है। और फ्लोरीन सबसे हल्का होता है। फ्लोरीन से भारी क्लोरीन है, क्लोरीन से भारी ब्रोमीन है, ब्रोमीन से भारी आयोडीन है, ध्यान रखना है। तो जो सबसे ज्यादा भारी होगा भाई, उसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। तो इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, इसका क्वथनांक उससे कम होगा, इसका क्वथनांक उससे कम होगा, और इसका क्वथनांक सबसे कम होगा। ये ध्यान रखना है, ठीक। सेम चीज यहां पर अब आ जाओ। यहां पर देखो तो यहाँ पे CH3Cl है, नहीं, ध्यान रखना है, ये CH3Cl है, यहाँ पर CH2Cl2 है, यहाँ पर CHCl3 है और यहाँ पर CCl4 है। क्या डिफरेंस है? देखो, यहां पर भी एक कार्बन है, यहां पर भी एक कार्बन है, यहां पर भी एक कार्बन है और यहां पर भी एक कार्बन है। सबके पास एक एक कार्बन है, भाई, कार्बन की संख्या में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन क्लोरीन देखो, यहाँ पर 1 क्लोरीन है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 3 क्लोरीन है और यहाँ पर कितना क्लोरीन है? 4 क्लोरीन है। तो क्लोरीन की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। नहीं, तो हाइड्रोजन की संख्या कम हो रही है और क्लोरीन की संख्या बढ़ रही है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में भारी कौन होता है भाई? क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन में भारी कौन होता है? तो क्लोरीन ज्यादा भारी होता है। तो जिस कार्बन के पास क्लोरीन ज्यादा होगा वो सबसे भारी होगा। नहीं, तो यहां पर CCl4 जो है ये सबसे भारी होगा। इसको हम लोग लिखें तो ये आपका सबसे भारी होगा। नहीं, तो ये सबसे भारी क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इसके पास क्लोरीन सबसे ज्यादा है, भाई। इसका जब मास निकालिएगा आप तो कार्बन का मास कितना होता है? 12। कार्बन का मास कितना होता है? 12। और क्लोरीन का मास होता है 35.5। तो 35.5 और 4 गो है, सॉरी, 35.5। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 35.5, नहीं, और मल्टीप्लाइड बाई 4 तो कितना हो जाएगा? 5 का 20, फिर 5 का 20 या 2 22, और चौथी 12 या 2 14, 142। तो यहाँ से हम लोग को देखा जाए तो 12 दिया हुआ है और 142 आपको दिया हुआ है। इसको जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, 4 और 1 5, और यहाँ से 154 आपका आएगा। नहीं, तो इसका मास आपको कितना आ जाएगा? 154 इसका मास आ जाएगा। इसका मास निकालिएगा, नहीं, तो 35.5 गुना 3 ही होगा। यहाँ 35.5 गुना 4 हुआ, यहाँ 35.5 गुना 3 होगा, तो इसका मास कम आ जाएगा। इसका मास उससे भी कम आएगा और इसका मास सबसे कम आएगा, ध्यान रखना है। ये सबसे हल्का होगा। अगर इसको हम लोग बोलें तो ये सबसे हल्का होगा, सबसे हल्का होगा। तो जिसका मास सबसे ज्यादा होता है, जिसका मास सबसे ज्यादा होता है उसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वथनांक इसका होगा, तब इसका होगा, तब इसका होगा, और सबसे कम इसका होगा। तो ये हम लोग गलनांक और क्वथनांक का क्रम लिख रहे हैं कि जनरली CCl4 दिया रहा है, CHCl3 दिया रहा है, CH2Cl2 दिया रहा है और CH3Cl दिया रहा है। तो आपको पहले क्या चेक करना है? मास चेक करना है। जिसका मास ज्यादा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा, उसका क्वथनांक भी ज्यादा।
ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो उसी हिसाब से मैंने आपको ये बताया, आपको ध्यान रखना होगा, बहुत ईजी चीज है। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि गलनांक तथा क्वथनांक पृष्ठ क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, ध्यान रखना है, यानी कि सरफेस एरिया के समानुपाती होता है। तो समानुपाती का मतलब सीधा संबंध है भाई, यानी कि जिस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसका गलनांक तथा क्वथनांक भी सामान्यतः क्या होगा, ज्यादा होगा। ध्यान रखना है, जिस अणु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसका गलनांक तथा क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर देखते हैं, यहां पर देखा जाए तो यहां पर जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं ए, बी और सी, इन तीनों का फॉर्मूला सेम है भाई। जैसे इसका फॉर्मूला आप लिखना चाहो तो इसमें कार्बन है 1 2 3 4, तो कार्बन कितने हैं C4। आप हाइड्रोजन गिनो तो 3 2 5 2 7 और 2 9, तो C4H9। आ क्लोरीन का एगो है Cl। चलो इसका फॉर्मूला आप काउंट करो तो इसमें भी 1 2 3 और एक 4, कार्बन कितना है भाई, तो 4 है। हाइड्रोजन काउंट करो तो 3 3 6, 6 और 2 8, 8 है 1 9, तो C4H9। और यहाँ पर क्या है, एक क्लोरीन Cl। इसका फॉर्मूला काउंट करो तो 1 2 3 4, इसमें भी आपको कार्बन कितने हैं भाई, तो 4 है। हाइड्रोजन काउंट करो तो 3 गो इस पर है, 3 गो इस पर है, 6 गो और 3 गो इस पर है, 9 गो, तो C4H9 इस पर भी है। क्लोरीन का एगो है Cl। तो सबका फॉर्मूला सेम है। तो अगर सबका फॉर्मूला सेम है तो इन तीनों का मास भी क्या होगा, सेम होगा। ध्यान रखना है, यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि दिए गए यौगिकों का मास क्या होगा भाई, द्रव्यमान समान होगा। काहे समान होगा, कहे कि सब में कार्बन 4, हाइड्रोजन 9 और क्लोरीन 1, 4 9 1, 4 9 1, तो सबका इसका मास जितना आएगा उतना ही इसका मास आएगा, उतना ही मास इसका आएगा। तो वही हम लिख रहे हैं कि दिए गए यौगिकों का द्रव्यमान यदि समान हो, दिए गए यौगिकों का द्रव्यमान यदि समान हो, ध्यान रखना है, तो दिए गए यौगिकों का द्रव्यमान यदि समान हो तो उनका पृष्ठ क्षेत्रफल देखकर क्वथनांक निर्धारित किया जाता है। क्वथनांक निर्धारित किया जाता है। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे सबका फॉर्मूला सेम है तो सबका मास भी सेम होगा। अब इसमें देखना है पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखो यहाँ सरफेस के कांटेक्ट में 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और एक क्लोरीन। तो यहाँ पे सरफेस के कांटेक्ट में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। नहीं, यहाँ सरफेस के कांटेक्ट में देखो 1 कार्बन, ये एक 2 कार्बन और ये एक 3 कार्बन। ये जो कार्बन है ये ऐसे है अप द प्लेन, ये ऊपर है, ये सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है भाई, ये नीचे लिखा है, सरफेस कांटेक्ट में नहीं है, ये कहाँ है, ऊपर अप द प्लेन ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान रखना है, या डाउन द प्लेन होगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सरफेस के कांटेक्ट में कितने कार्बन है, 3 कार्बन। यहाँ आ जाओ, 1 कार्बन और एक 2 कार्बन, 2 कार्बन सरफेस कांटेक्ट में, एक ये जो ऊपर लिखा गया है ये अप द प्लेन है, अप द प्लेन, प्लेन के ऊपर, और ये जो CH3 है वो कहाँ है, डाउन द प्लेन, प्लेन के अंदर, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 2 कार्बन सरफेस के कांटेक्ट में है, तो इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा, यानी इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, पहले वाले का पृष्ठ क्षेत्रफल भाई, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना है। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे कम है। पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे कम है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे कम है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। नहीं तो अगर आपको क्वथनांक का क्रम लिखना है, क्वथनांक का क्रम लिखना है तो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा, ए का, तब बी का और तब सी का, ध्यान रखना है। यानी सबसे ज्यादा क्वथनांक ए का होगा, तब बी का होगा और तब किसका होगा, सी का होगा, क्योंकि
क्योंकि हम लोग को ध्यान रखना है ए बी और सी में इसका ए का पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, बी का उससे कम है और सी का सबसे कम है। तो इस आधार पर आप क्वथनांक डिसाइड कर सकते हैं किसका क्वथनांक ज्यादा होगा और किसका क्वथनांक कम होगा। ये सब बहुत इजी होता है। पहला क्या था, मास के आधार पर देखना था, जिसका मास ज्यादा उसका क्वथनांक ज्यादा। दूसरा क्या देखना है कि अगर मास सेम दे दिया रहे, दिए गए योगों का मास क्या रहे, समान रहे, तो पृष्ठ क्षेत्रफल देख लो भाई, जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा उसका क्वथनांक ज्यादा। ठीक है, ये देख लेना है। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला इसमें लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है विलयता। नहीं, तो विलयता का मतलब जनरली होता है, आपको इसमें चेक करना होता है, जल में घुलनशीलता। इसका मतलब होता है जल में घुलनशीलता। आपको जल में जो है वो देखना है कि हैलो एल्केन घुलता है या नहीं घुलता है। ठीक है, तो हम लोग को सिंपली ध्यान रखना है कि हैलो एल्केन की जल में विलयता बहुत कम होती है, ध्यान रखना है। यानी हैलो एल्केन जो है वो जल में लगभग अघुलनशील होते हैं, ध्यान रखना है, बहुत कम इनकी घुलनशीलता होती है। ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना होगा कि इनकी घुलनशीलता कम क्यों होती है, उसको भी हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं। देखो, तो पहला बात याद रखना है कि हैलो एल्केन की जल में विलयता बहुत कम होती है। ठीक, क्या लिख रहा है, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी इनकी विलयता जल में घटती जाएगी। नहीं, देखो जैसे इसका एग्जाम्पल लो, देखो इसमें कार्बन कितना है, 1 है, इसमें कार्बन कितना है, 2 है, इसमें कार्बन कितना है, 3 है। तो ये जो कार्बन वाला भाग है इसको हम लोग कहते हैं नॉन पोलर। इस भाग को हम लोग कहते हैं नॉन पोलर। तो इसमें नॉन पोलर भाग में कार्बन कय गो है, तो इसमें 1 कार्बन है। इसमें नॉन पोलर भाग, ये भी जो 2 कार्बन का है, ये क्या है भाई, नॉन पोलर, ये भी आपका नॉन पोलर है। और यहां भी ये जो कार्बन वाला पार्ट है, तो ये भी क्या है आपका, नॉन पोलर। ठीक है, चलो अब हम लोग जल के बारे में जानते हैं। जल यानी H2O की आप बात करते हैं, तो H2O जो होता है ये क्या होता है, पोलर। H2O जो है ये क्या होता है, पोलर। और हम लोग पढ़ चुके हैं बिलियन चैप्टर में, क्या भाई, कि समान समान को घुलाता है, समान समान को घुलाता है। तो आप ये पढ़े हुए हैं, समान समान को घुलाता है, ध्यान रखना है। तो अगर समान समान को घुलाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, नहीं कि पोलर में पोलर घुलेगा और नॉन पोलर में नॉन पोलर घुलेगा। नहीं, तो जल में कौन सा चीज जल्दी घुलेगा, जल खुद पोलर है, तो पोलर में पोलर ही घुलेगा, पोलर में पोलर ही घुलेगा, नॉन पोलर जल्दी नहीं घुलेगा। नहीं, तो इसमें देखो ये नॉन पोलर भाग छोटा है, ये नॉन पोलर भाग बड़ा हो गया, ये नॉन पोलर भाग और बड़ा हो गया। तो जैसे जैसे कार्बन चेन का लंबाई बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कार्बन चेन का लंबाई बढ़ता जाएगा, नॉन पोलर भाग बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे नॉन पोलर भाग बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जल में हैलो एल्केन की घुलनशीलता घटती जाएगी। नहीं, तो यहां पर हम लोग को देखा जाए, अगर कोई पूछता है कि भाई विलयता का क्रम यहाँ पे बताओ, ऐसे सब कम घुलनशील होता है, लेकिन इसमें कोई पूछ जाए कि भाई जल में इसका विलयता क्रम बताओ, तो सबसे ज्यादा घुलनशील कौन होगा। अगर इसको आप ए माने हैं, इसको आप अगर बी माने हैं और इसको अगर सी माने हैं, तो सबसे ज्यादा घुलनशील कौन होगा, ए होगा, तब बी होगा, तब सी होगा। लेकिन याद रखिएगा भाई, सबकी घुलनशीलता कम होती है। नहीं, लेकिन इन तीनों में सब कम है घुलनशील, लेकिन इन तीनों में सबसे कम घुलनशील कौन होगा, तो ये का है भाई, क्या कि इसमें नॉन पोलर भाग सबसे बड़ा है। नॉन पोलर भाग जितना ही बड़ा होता जाएगा, जल में उस अणु की घुलनशीलता उतनी ही कम होती जाएगी। ओके, तो ये बात हम लोग को बताया गया, वही मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ध्यान रखना है। अब जैसे हैलो एल्केन की जल में विलयता बहुत कम होती है, हैलो एल्केन की जल में विलयता बहुत कम होती है, इसका कारण क्या होता है, इसके कारण को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखो, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आ जाएं, देखा जाए, यहाँ पे समझने की कोशिश करें थोड़ा सा हम लोग। देखो, तो जैसे हम लोग बात करते हैं जल, नहीं, तो जल का फॉर्मूला होता है H2O। आप H2O को देखोगे तो O, H और H, ये आपका H2O होता है। जस्ट ए मिनट, H2O हम लोग का O, H और यहाँ पर H। इस पर होता है आंशिक ऋण आवेश, इस पर होता है आंशिक धन आवेश, इस पर भी होता है आंशिक धन आवेश, यही होता है। अब दूसरा जल लिखो, दूसरा जल लिखते हैं फिर से O,
यहाँ से हम लोग का H और यहाँ से हम लोग का H। अब इस पर भी आंशिक ऋण आवेश, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा विद्युतात्मक होता है। इस पर आंशिक धन आवेश और इस पर भी आंशिक धन आवेश। अब इस पर ऋण आवेश है और इस पर धन आवेश है, तो ये पानी का एक अणु है, ये पानी का दूसरा अणु है, इनके बीच में आकर्षण होता है। नहीं, तो ये जो आकर्षण बल है इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब चलो हेलोएल्केन लिखते हैं। तो मान लो हम लोग का कोई लिखा गया यहाँ से CH3Cl, CH3Cl, तो इस पर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर होता है पार्शियल निगेटिव चार्ज। फिर हम दूसरा लिखते हैं CH3Cl, इस पर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर होता है पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो देखो यहाँ भी निगेटिव पॉजिटिव के बीच में आकर्षण होता है। नहीं, लेकिन यह आकर्षण बल, यह आकर्षण बल बहुत ही कमजोर होता है, कमजोर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के सापेक्ष में। हाइड्रोजन बॉन्ड के सापेक्ष में ध्यान रखना है। यानी यहां पर पानी और पानी के बीच का जो आकर्षण बल है ये ज्यादा होता है, नहीं, और इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वो कमजोर होता है। ठीक है, अब हुआ क्या कि आप एक बर्तन लिए, यहां पर आप एक बर्तन लिए। अब इस बर्तन में पहले से क्या है? तो H2O है। इस बर्तन में पहले से क्या है भाई? H2O है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। देखो, इस बर्तन में आपको पहले से क्या है? H2O, OH, H, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और इसमें पहले से हम लोग का H2O है, तो H2O को हम लिख दिए भाई OH और H, निगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। इनके बीच आकर्षण बल है। तो हम लोग करते क्या है कि पहले इसको हीट सप्लाई करते हैं। तो हीट सप्लाई करने से क्या होगा? ये वाला बॉन्ड जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये टूट जाएगा। इस वाटर और इस वाटर के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये बॉन्ड क्या होगा? टूट जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं? हीट सप्लाई कर रहे हैं। हीट देने से ये बॉन्ड टूट जाएगा। पानी और पानी के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूटेगा तभी उसमें कोई नया अणु जो है उसके साथ वो आकर्षण बल दिखाएगा, क्योंकि पहले तो पानी और पानी के बीच में आकर्षण बल है। नहीं, अब उसमें आपको हेलोएल्केन डालना है। तो हेलोएल्केन अगर आप डाल रहे हो तो हेलोएल्केन के साथ पानी के कण आकर्षण बल दिखाएंगे। नहीं, हेलोएल्केन के साथ पानी के कणों का नया आकर्षण बल बनाना है। तो यह नया आकर्षण बल कब बनेगा? जब पुराना वाला आकर्षण बल टूटेगा। तो पानी और पानी के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको हीट सप्लाई करो, ये बॉन्ड टूट जाएगा। नहीं, यहां पर आप क्या किए कि एक बर्तन ले लिए और इस बर्तन में आपका हेलोएल्केन था, नहीं, जो हम यहाँ पर लिए हुए हैं CH3Cl और यहाँ पर लिए हुए हैं CH3Cl, जिसमें इस पर पॉजिटिव चार्ज था, इस पर निगेटिव चार्ज था, तो इनके बीच भी आकर्षण था। इसको भी आप क्या सप्लाई किए भाई? तो इसको भी आप हीट सप्लाई किए। तो हीट सप्लाई कीजिएगा तो इनके बीच का ये जो कमजोर बॉन्ड है टूट जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। नहीं, अब आप क्या किए कि इन दोनों बर्तन को उठा के, इसको उठा के इसमें डाल दिए। तो डालिएगा तो यहां पर अब क्या हो जाएगा? तो अब यहां पर आपको आ गया H2O, OH और यहां पर आपका H। तो इस पर आ गया पार्शियल निगेटिव, इस पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव, इस पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पे हेलोएल्केन लिख रहे हैं भाई Cl, यहाँ पर आपका CH3, तो इस पर आ गया पार्शियल निगेटिव, इस पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव। चलो ध्यान रखना है। चलो, तो इसमें अब ध्यान दो, तो पहले क्या था? पानी के बीच में, यहां पर देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में आकर्षण बल था। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में आकर्षण बल था। तो यह आकर्षण बल क्या था? स्ट्रॉन्ग था। यह आकर्षण बल क्या था? स्ट्रॉन्ग था। क्यों स्ट्रॉन्ग था? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा विद्युतनात्मक है और हाइड्रोजन कम विद्युतनात्मक है। तो ज्यादा विद्युतनात्मक यानी इस पर आंशिक ऋण आवेश ज्यादा होगा। ऋण आवेश जो यहाँ पर दिखाया गया है वो क्या होगा? ज्यादा। इस पर जो आंशिक धन आवेश है इसका मान भी क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो ज्यादा धन आवेश और ज्यादा ऋण आवेश के बीच में जो आकर्षण बल होगा वो आकर्षण बल क्या होगा? स्ट्रांग होगा। ध्यान रखना, ज्यादा ऋण आवेश और ज्यादा धन आवेश के बीच का आकर्षण बल क्या होगा? स्ट्रांग होगा। तो पानी और पानी के बीच का आकर्षण बल क्या है? स्ट्रांग है। अब पानी को नया आकर्षण बल बनाना है, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन है। तो आपको पता है
विद्युतनात्मकता के बारे में कि ऑक्सीजन की विद्युतनात्मकता ज़्यादा होती है और क्लोरीन की विद्युतनात्मकता कम होती है। नहीं, क्लोरीन जो है, क्लोरीन यहाँ पर इसके साथ अगर कोई आकर्षण बल दिखाता है तो यह आकर्षण बल कमजोर आकर्षण बल होगा। यहाँ पर क्या होगा भाई, ये कमजोर आकर्षण बल होगा। काहे कमजोर होगा? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन को क्लोरीन से बनाना है। नहीं, तो क्लोरीन कम विद्युतनात्मक है, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है भाई। ये आपका क्या है? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, कम विद्युतनात्मक। तो हाइड्रोजन अगर कम विद्युतनात्मक तत्व से आबंध बनाएगा तो वो कमजोर होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा विद्युतनात्मक तत्व से आकर्षण दिखा रहा है तो वो बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। ध्यान रखना है। नहीं तो बताओ कि पानी यहाँ पर पानी के साथ, पानी यहाँ पर पानी के साथ स्ट्रांग बॉन्ड बनाए हुए है। अब आप क्या किए कि जबरदस्ती हीट देके इसके बॉन्ड को तोड़ दिए। नहीं, और आप क्या किए कि अब पानी को कह रहे हैं, अब पानी को कह रहे हैं कि भाई अब तुम इस हेलोएल्केन से बॉन्ड बनाओ। तो पानी अब हेलोएल्केन से क्या बॉन्ड बनाना चाहेगा? पानी को कोई पूछे कि पानी क्या आप हेलोएल्केन से बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो पानी कहेगा कि अरे भाई मेरा तो पहले वाला ही बॉन्ड स्ट्रांग था। नहीं, तो कोई भी अणु स्ट्रांग बॉन्ड बनाना चाहता है, कमजोर बॉन्ड नहीं बनाना चाहता है। तो यहाँ पर आपका जो पानी है वो क्या ये बॉन्ड आसानी से बनाना चाहेगा? नहीं बनाना चाहेगा, क्योंकि ये बॉन्ड क्या है भाई? कमजोर है। और पानी का पहले वाला बॉन्ड क्या था? स्ट्रांग था। तो कोई भी अणु स्ट्रांग बॉन्ड बनाना चाहता है, वीक बॉन्ड नहीं बनाना चाहता है। ध्यान रखना है। इसीलिए पानी में हेलोएल्केन की घुलनशीलता क्या होती है? कम होती है। पानी में हेलोएल्केन की घुलनशीलता क्या होती है? कम होती है। तो हम लोग को क्या लिखना है? अगर कोई पूछता है कि हेलोएल्केन जो है पानी में घुलनशील कम होते हैं, इसका कारण बताइए। हेलोएल्केन पानी में घुलनशील कम होते हैं, इसका कारण बताइए। तो आपको बताना होगा कि पानी और पानी के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है। ठीक है, पानी और पानी के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रांग होता है। ठीक, हम हीट देकर जब उस बॉन्ड को तोड़ते हैं, जब हम हीट देकर उस बॉन्ड को तोड़ देते हैं, नहीं, और तोड़कर उसमें हम लोग हेलोएल्केन डालते हैं। क्या डालते हैं? पानी में हेलोएल्केन डालते हैं। तो अब पानी और हेलोएल्केन के बीच का नया आकर्षण बल बनना शुरू होता है। नहीं, यह आकर्षण बल पानी पानी वाले आकर्षण बल से, यह आकर्षण बल पानी पानी आकर्षण बल से कमजोर होता है। यह क्या होता है? यह आकर्षण बल पानी पानी आकर्षण बल से क्या होता है भाई? कमजोर होता है। इसलिए पानी हेलोएल्केन के साथ कमजोर आकर्षण बल वाला आबंध नहीं बनाना चाहता है। अब कमजोर आकर्षण बल वाला आबंध नहीं बनेगा तो क्या हेलोएल्केन अगर पानी अगर हेलोएल्केन से बॉन्ड नहीं बनाएगा तो क्या हेलोएल्केन जल में घुलेगा? नहीं घुलेगा। घुलने के लिए आकर्षण जरूरी है। नहीं, और स्ट्रॉन्ग आकर्षण जरूरी है। तो हेलोएल्केन और जल के बीच में बहुत कम आकर्षण बल लगता है। इसी कारण से हेलोएल्केन जल में घुलनशील नहीं होता है, आसानी से नहीं घुलता है, कम घुलनशील होता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आपको अपने से लिखना है कि हेलोएल्केन जो है जल में घुलनशील कम होते हैं, क्यों। ठीक है, तो इस चीज को आपको अपने से लिखना है। आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पानी और पानी के बीच का आकर्षण बल ज्यादा होता है, उस आकर्षण बल को तोड़ देते हैं हम, और तोड़ के हेलोएल्केन को पानी में डालते हैं। तो अब हेलोएल्केन को डालने के बाद जो नया आकर्षण बल होता है पानी और हेलोएल्केन के बीच का, वो आकर्षण बल कमजोर होता है। तो आकर्षण बल कमजोर तो घुलनशीलता भी कमजोर। ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात आप समझ सकते हैं। चलिए, तो वही बात मैंने आपको बताया है। अब यहां से आप आ जाइए, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग को दिए गए हैं क्वथनांक पर। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्वथनांक के बढ़ते क्रम में सजाएं। नहीं, तो ये क्वेश्चन आपको अपने से बनाना है। ब्रोमो इथेन है, इसका आप स्ट्रक्चर लिखिए, ब्रोमो फॉर्म ऐसे हम लिख दे रहे हैं। ब्रोमो इथेन, तो ब्रोमो इथेन का जो फिगर होगा वो कुछ इस तरह का होगा, CH3 CH2 और Br, ये दिया हुआ है। ब्रोमो फॉर्म, ब्रोमो फॉर्म का मतलब हो गया CH और Br3, ये आपका ब्रोमो फॉर्म है। क्लोरोमीथेन, तो क्लोरोमीथेन का मतलब होता है CH3 और Cl। ठीक है, मीथेन CH3 और क्लोरो। डाईब्रोमोइथेन, तो डाईब्रोमोइथेन का मतलब हुआ, सॉरी इथेन है ना, CH3 और फिर यहाँ पर CH2 और यहाँ पर आपका डाईब्रोमोमीथेन, तो यहाँ पर Br, इसमें से एक H को हटा दो।
यही दिया हुआ है। अब इनका क्वथनांक का क्रम आपको अरेंज करना है, तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया। आप देखो किसका मास ज़्यादा है, जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी है, इसका भी आपको क्वथनांक ही दिखाना है, क्वथनांक का क्रम यहाँ पर लिखना है। हम लिख दे रहे हैं कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है भाई, तो यहाँ पर आपको क्वथनांक का क्रम, आपको यहाँ भी क्वथनांक का क्रम लिखना है। तो क्वथनांक का क्रम आप सजाइएगा। 1 क्लोरोप्रोपेन लिखा हुआ है, देखो हम यहाँ सबका फिगर बना दे रहे हैं भाई। प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन, 1 क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मूला हो गया CH3 CH2 CH2 और यहाँ से Cl, ये 1 क्लोरोप्रोपेन है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड दिया हुआ है, इसको आप लिख सकते हो ऐसे CH3 CH, यहाँ पर Cl और सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। फिर यहाँ लिखा हुआ है 1 क्लोरोब्यूटेन, तो ब्यूटेन को आप लिख सकते हो CH3 CH2 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 और यहाँ से आपका आ जाएगा Cl, तो ये हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन। तो ये चारों दिए गए हैं। अब इनका भी आपको क्वथनांक का क्रम आपको देखना है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप बनाएंगे, ठीक है। नहीं बनेगा तो हमसे पूछेंगे, डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना है। आसान सा क्वेश्चन है, इसको आपको बनाना है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी हम लोग पढ़ लिए, तो इस तरह से आपका हैलोअल्केन जो है वो लगभग खत्म हो गया, ध्यान रखना है। अब अगले क्लास में जो है ना हम लोग हैलोअल्केन का प्रॉब्लम बनाएंगे, जो एनसीईआरटी में प्रॉब्लम दिया हुआ है उन प्रॉब्लम्स को हम लोग बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसा प्रॉब्लम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। अब आप लोग हैलोअल्केन को रिवीजन करेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। आज के क्लास में इतना ही, ठीक है, चलिए।